मैं अपनी रूम की बालकनी में खड़ी थी, गला फाड़ के चिल्ला रही थी और मेरी कजन कैथरीन मेरे पास खड़ी थी। हेलो हेलो, कोई मुझे इस बेरहम रानी और उनके घमंडी बॉडीगार्ड से बचाओ। जो भी मुझे बचाएगा मैं उसे 10,000 सोने के सिक्के दूंगी। तुम्हें कोई नहीं सुन सकता मेरिडा, और सुन भी लिया तो वो रानी के आदेश के खिलाफ नहीं जाएंगे। जब मैं रानी बनूंगी तो तोड़ डालूंगी इस कैसल को और एक नया घर बनाऊंगी जिसमें कांच की खिड़कियाँ होंगी और हर कोई मुझसे मिलने आ सकेगा। मेरे पास होंगे दोस्त, पेट्स और पेस्ट्रीज। नहीं, पेस्ट्रीज नहीं, उनसे शुगर बढ़ती है। ओके, तो सिर्फ दोस्त और पेट्स होंगे। सपने देखो। तभी मुझे आवाज आई रानी की, जो मेरा नाम पुकार रही थी, और मैं भाग पड़ी उल्टी तरफ अपनी जान बचाने के लिए। हाय, मैं हूँ मेरिडा, एक सच्ची राजकुमारी दुनिया में कहीं से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी मॉम मतलब रानी बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले उन्हें मजे करना बहुत पसंद था और मेरे साथ समय बिताना भी। पर जब मैं 5 साल की थी तो डैड शिकार पर गए। वो घोड़े से गिर गए और उनकी चोट की वजह से वो बिस्तर से नहीं उठ सकते थे। मॉम को उनकी सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी और तब से वो बदल गए, एक विकेट बिच ऑफ द बेस्ट में। बात और बिगड़ गई जब मैं 7 साल की थी। मैं मॉम के साथ एक बच्चों के पार्क के उद्घाटन में गई थी कि तभी एक आदमी ने मुझे उठाया और भागने लगा। गार्ड्स ने उसे तुरंत पकड़ के मुझे बचा तो लिया था, पर मॉम इतनी घबरा गई थी कि उन्होंने मेरी महल से निकलने पर रोक लगा दी। नॉर्मल बच्चों की तरह मुझे स्कूल जाना या बाहर खेलना अलाउड नहीं था। बचपन से मेरे दोस्त बस महल के नौकर चाकर और शाही टीचर्स थे, जो कि बहुत बोरिंग थे। क्या बकवास लाइफ थी मेरी। मैं हर हफ्ते कोई प्लान बनाती महल से भागने का। जैसे एक बार जब मैं 13 साल की थी तो मैंने ढेर सारी चादरों को बांधा और बालकनी से लटका दिया। मैं नीचे जाने वाली थी कि ऊंचाई को देखकर मैं घबरा गई और प्लान कैंसिल। और एक बार मैं उस वैन में चढ़ गई जहाँ शाही पोल्ट्री फार्म के लिए सुअर ले जाए जा रहे थे। सुनो सुअर वाले, चलो नहीं तो सबका गला काट दूंगी। हाँ, सुअर का नहीं काटूंगी, वो बहुत क्यूट है, पर तुम्हारा काट दूंगी कसम से। उसने मुझे गुस्से से देखा और ड्राइव करने लगा, पर 30 सेकंड के बाद ही गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया। मॉम को पता लगा और वो पागल हो गई। तुम क्या सोच रही थी मेरिडा? वो ड्राइवर तुम्हें चोट पहुंचा सकता था, तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकता था। वो तो मेरा सपना पूरा कर देता। पूरा दिन महल में बंद रहूं, उससे तो अच्छा है मैं सुअरों के साथ जाकर रह लूं। मैं बोर होती हूँ, चिढ़ती हूँ, यहाँ से मुझे नफरत है। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। शिकायतें बंद करो और अपने कमरे में जाओ। पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। तो अगले दिन मॉम जब महल के कामों में बिजी थी, मैंने किचन के दरवाजे से निकलने की कोशिश की, पर मेरा पैर किसी चीज में फंसा। मैं गिरने लगी और एक नौकरानी से टकरा गई जो बहुत सारी प्लेट्स लेकर जा रही थी। वो भी बेचारी गिर पड़ी। क्या तुम ठीक हो? मैंने देखा कि मेरी उम्र की लड़की मेरे सामने बैठी थी। उसने मेरे उठने में मदद करी और तभी मॉम वहाँ आ गई। ये क्या किया तुमने? ये प्लेट्स बहुत महंगी थी। वाह मॉम, आप पूछ सकती थी कि मैं ठीक हूँ या नहीं, पर नहीं, महंगी प्लेट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तुम मेरा मतलब जानती हो, तो कैथरीन से मिल चुकी हो तुम। तो इस तरह से कैथरीन मेरी जिंदगी में आई। उसके डैड मेरे डैड के छोटे भाई थे। मैं उससे बचपन में मिली थी, पर फिर वो फ्रांस चली गई और अब मॉम ने उसे महल में वापस बुला लिया था। कैथरीन और मैं जल्दी दोस्त बन गए। हम हर चीज के बारे में बात करते थे। मैंने उसे बताया अपनी बोरिंग लाइफ और महल में फंसने के बारे में, और कैथरीन ने बताया कि वो कहाँ कहाँ घूमी है। कभी कभी ये सुनकर मुझे जलन होती थी। जानती हो, पेरिस बहुत सुंदर है। आईफल टावर के ऊपर बैठकर पूरे शहर का नजारा देखना बहुत पसंद है मुझे। ये मैजिकल है। जानती हो, सड़क वाले समोसे हमारे महल वाले समोसे से काफी अलग होते हैं। ऑफ कोर्स, तुम कैसे जानोगी? तुम तो महल से निकल नहीं सकती। जानती हूँ, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। पर तुम चुपके से क्यों नहीं निकलती? तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मेरी मॉम की नाक कुत्ते जैसी है, मुझे सूंघ लेती है हर जगह। पर अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। सच में तुम मदद करोगी? ऑफ कोर्स, बहनें होती किस लिए है। कैथरीन अपनी बात की पक्की थी। अगले दिन जब मॉम अपने महल की ड्यूटीज के लिए निकली तो वो मुझे महल के पीछे के दरवाजे से ले गई। गार्ड्स हर जगह फैले हुए थे, तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। हम एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुपे थे। कोशिश थी कि कोई हमें देखे ना। कि तभी एक बड़ा सा कचरे का ट्रक हमारे सामने आ खड़ा हुआ और कैथरीन ने कहा कि इस पे चढ़ जाओ। ये तुम्हारा जीनियस आइडिया है मुझे यहाँ से निकालने का। एक कचरे का ट्रक? माफ करना रॉयल, बग्गी नहीं ला पाई तुम्हारे लिए, पर गार्ड से बचकर यहाँ से निकलने का ये एक इकलौता तरीका है। अच्छा तो ठीक है। सबसे लंबी ऊबड़ खाबड़ और बदबूदार राइड के बाद ट्रक फाइनली रुक गया। अचानक कैथी ने मुझे अपने कंधे पर आलू की बोरी की तरह रखा। ट्रक से कूदी और हम कुछ झाड़ियों में गिर गए। असल जिंदगी में स्वागत है राजकुमारी, चलो चलते हैं। मैं एक भिखारी लग रही हूँ जो गोबर से सना हुआ हो। मैं ऐसी हालत में कहीं नहीं जाऊंगी। पर ये तो परफेक्ट है ना, कोई सोचेगा भी नहीं कि एक राजकुमारी सैर कर रही है सुअर जैसी बदबू मारते हुए। हे ध्यान से,
भूलना मत जब मैं रानी बनूंगी। हाँ हाँ, आधी जनता का सर काट दोगी। अब चले यहाँ से, रानी वापस आ जाएंगी बस कुछ ही घंटों में। सालों लग गए थे मुझे उस मनहूस महल से निकलने में, तो मैं 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहती थी। कैथरीन मुझे एक फोटो बूथ लेकर गई हमारे पहले दिन को कैप्चर करने के लिए। हमने बहुत सारी फोटोज खींची। फिर कुछ खाना लेने के लिए कैथरीन बाहर गई और एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का फोटो बूथ के अंदर आया। वो लड़का मेरा चेहरा देखे इससे पहले मैं भागने लगी, पर अपने ही पैरों से फंसकर मैं सीधा उसकी बाहों में जा गिरी। वाह, ये किस्मत में लिखा था क्या कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बाहों में आ गिरे। वो मुस्कुराया और मेरी धड़कन बढ़ गई, पर जब वो पास आने लगा तो मैं जोर जोर से चीखने लगी। क्या तुम ठीक हो? मैं बहुत सॉरी, शायद मुझे एलर्जी है किसी चीज से। मुझे 1 मिनट। तभी पर्दे खुले और कैथरीन ने मुझे गुस्से से बूथ के बाहर खींचा। उसके हाथ में रखे हॉट डॉग्स हवा में उड़े और एक उस लड़के की आंख में लग गया। आओ रुको, क्या मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा? नहीं, अब हमारे रास्ते से हटो। जब कैथी मुझे खींच कर लेकर गई, मैंने उस लड़के को बाय कहा। ऐसा लग रहा था अपनी जिंदगी के प्यार को खो दिया हूँ मैंने। हम चर्च के एक सीक्रेट टनल में घुसे जो सीधा महल के अंदर खुलता था। मैं हैरान हो गई थी जानकर कि ऐसी कोई चीज है भी। कोई हमें देखे इसके पहले हम चुपके से महल के अंदर घुस गए। वाओ, ये बहुत कूल था। तुम्हें कैसे पता इसके बारे में? मेरे डैड ने बताया था मुझे। तो मुझे कचरे की गाड़ी में बिठाकर क्यों ले गई थी? सीरियसली, इस बात की चिंता है तुम्हें? अगर उस लड़के ने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो रानी तो मुझे जान से मार देती। ये गलती थी, दोबारा बाहर नहीं जाएंगे। पर अब मुझे कैथरीन की जरूरत ही नहीं थी। मुझे सीक्रेट टनल का पता लग गया था। तो अगले दिन उसी टनल से निकलकर मैं सीधा शहर के अंदर पहुंची। मैं उसी फोटो बूथ के पास पहुंची और देखा वही लड़का बाहर की बेंच पर बैठा हुआ है। तुम आ गई। मुझे उम्मीद थी तुमसे दोबारा मिलने की। मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। मैं भी। मैं रोमियो हूँ। मैं जूलियट। ओके, तो कहीं घूमने चलोगी मर्ड जूलियट? इतनी जल्दी उसे अपना असली नाम नहीं बता सकती थी। पहले इस पर भरोसा तो हो जाए मुझे। और मुझे क्या पता, शायद इसका नाम भी रोमियो ना हो। अगले कुछ दिन मैं रोज छुपकर बाहर निकलती रोमियो से मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगता था वो मुझे। वो क्यूट था, फन था, बहुत ही प्यारा। कभी कभी बच्चों के अस्पताल में वो वॉलंटियर भी करता था। एक दिन वो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल ले गया और मुझे दिख रहा था कि सबकी आंखों में चमक आ गई रोमियो को देखते ही। हेलो रोमियो, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये तो बहुत सुंदर है। क्या तुम दोनों शादी करोगे? वेल, उसका नाम जूलियट है तो हाँ, शायद हो सकता है। जब रोमियो ने मुझे आंख मारी तो मेरा दिल तो एक्साइटमेंट से फूट ही पड़ा। बाद में उस शाम हम डेट पर निकले और तब हुई हमारी पहली किस, जो कि मैजिकल थी। मुझे उससे प्यार होने लगा था। तो कुछ दिनों के बाद जब मैं घर जा रही थी तो मैंने फैसला किया कि मैं मॉम को रोमियो के बारे में बता दूंगी। पर जैसे ही मैं सीक्रेट पैसेज से अंदर आई तो देखा ढेर सारे गार्ड्स मेरा इंतजार कर रहे थे। हेड बॉडीगार्ड मार्कल ने मुझे तुरंत पकड़ा। मैं चीखती चिल्लाती गई पर वो मुझे अंदर ले गया। हे, तुरंत मुझे नीचे रखो, नहीं तो तुम्हारा सर काट के प्लेट में रख दूंगी। माफ करना राजकुमारी, पर रानी मेरी खाल उधेड़ देंगी अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं गया तो। वैसे सर कटना बेटर होगा। मेंढक सी शक्ल रखने वाले बेवकूफ, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी रानी बनके। पता है। मार्कल ने मुझे नीचे रखा और 1 सेकंड के बाद मॉम आई जो बहुत गुस्से में लग रही थी। उन्होंने टेबल पर रखी ढेर सारी फोटोग्राफ्स और न्यूज आर्टिकल भी। मैं बहुत चौंक गई थी। मेरी फोटो छपी हुई थी एक न्यूज़पेपर में एक घटिया सी हेडलाइन के साथ। एक राजकुमारी जो सड़े अंडे जैसी बदबू मारे और एक आम आदमी को किस करे, ये रानी बनने के लायक नहीं है। हे, ये सही नहीं है। मैं सड़े अंडे जैसी बदबू नहीं मारती। तुम्हें ये मजाक लगता है मैरिडा? पूरी जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में। तुम्हें एक ही पल में इसे बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। और बिना मेरी इजाजत के तुम गई कैसे? मॉम कम ऑन, मैं एक ही बार तो गई थी। अच्छा 2 बार, अच्छा 20 बार। पर अच्छी बात पर ध्यान दो ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया। इसका मतलब है कि अब बाहर घूमना सेफ है। पर मॉम ने एक न सुनी और वो गुस्से में चली गई। अगले कुछ दिन बहुत ही बुरे थे। मेरे आसपास की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था और इस बार किसी को भी मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं थी, कैथरीन को भी नहीं। चीजें और बिगड़ गयी जब मेरे 18वें जन्मदिन के 1 हफ्ते पहले मॉम ने मेरी मंगनी किसी देश के राजकुमार से तय कर दी। नाम नहीं ले सकती, सॉरी। और उसी के साथ मेरे राज तिलक की तारीख भी। मुझे लग रहा था मैं अकेली पड़ गई हूँ। एक रात मैं अकेले रो रही थी कि किसी ने मेरे दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा खोला तो देखा बाहर रोमियो खड़ा था। मैंने तुरंत उसे अंदर लिया इससे पहले कि कोई उसे देखे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मॉम ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम मारे जाओगे। मैं चला जाऊंगा मैरिडा, पर उससे पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कैथरीन वो नहीं है जो तुम समझती हो। क्या मतलब? इससे पहले कि रोमियो कुछ और कहता, दरवाजा खुला और मॉम अंदर आई कैथरीन और कुछ गार्ड्स के साथ, जिन्होंने तुरंत रोमियो को पकड़ लिया। मॉम, नहीं, जाने दो उसे।
यकीन नहीं होता तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मैरिडा। न्यूज़पेपर में मेरी बेइज्जती करके मन नहीं भरा तुम्हारा? अब इस भिखारी के साथ भागने का प्लान था तुम्हारा? मॉम, रोमियो एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं कहीं नहीं जा रही थी उसके साथ। आप कैथरीन से पूछ लो, वो मिल चुकी है उससे पहले। बोलो। मुझे नहीं पता तुम ये क्या बोल रही हो मैरिडा। इस लड़के को मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं झूठ नहीं कह रही। मैं अपने कमरे में थी जब मैंने तुम्हारे कमरे से कुछ आवाजें सुनी। मैंने सुना कि वो कह रहा था कि वो तुम्हें यहाँ से लेने आया है और मेरी वफादारी है शाही कोर्ट की तरफ। मेरा कर्तव्य था तुम्हारी मॉम को ये बताना। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैं तुम्हें बस करो, तुमने मुझे बहुत निराश किया है मैरिडा। अब जब तक शाही कोर्ट के सदस्य तुम्हारे लिए फैसला नहीं लेते तब तक तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। अगले कुछ दिनों के लिए मैं अपने कमरे में बंद थी और दरवाजे पर 2 सिपाही खड़े रहते थे। मुझे नहीं पता उन्होंने रोमियो के साथ क्या किया, पर उम्मीद थी कि वो ठीक हो। 1 हफ्ते बाद मुझे शाही कोर्ट के सामने पेश किया गया। उन्होंने मेरे बारे में कोई फैसला लिया था। 1 हफ्ते इसके बारे में सोचने के बाद शाही कोर्ट ने फैसला किया है कि राजकुमारी मैरिडा ने उल्लंघन किया है अनुच्छेद 54 शाही संविधान का, जिसके अनुसार होने वाली रानी ना तो आम लोगों के साथ बात कर सकती है और न ही उनके साथ निजी रिश्ते बना सकती है राज तिलक के पहले। सीरियसली? ऐसा कोई संविधान भी है? राजकुमारी ने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं लिया और इसीलिए अब उनकी जगह सिंहासन पर वो लेगी जो कतार में अगली हैं। रुको, कैथलीन, सीरियसली? यकीन नहीं होता मुझे। मैरिडा, तमीज से बात करो शाही कोर्ट के सामने। नहीं, अगर आपको लगता है कि सारी परेशानी मुझ में है और कैथरीन से अच्छा और कोई नहीं, तो मैं तमीज से पेश नहीं आऊंगी। और क्या गलत है बात करने में उन लोगों से जिन्हें माफ करना, आम लोगों से जिन पर हम शासन करते हैं? मैं बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक रोमियो दरवाजे खोलकर अंदर आया और पीछे पीछे आए उसके बहुत सारे गार्ड्स। हैरानी से कैथरीन की आंखें चौड़ी हो गईं और वो सीधा मॉम के पास गया। तुम बाहर कैसे निकले? मैं सड़कों पर पला बड़ा हूँ, भागने की 1-2 तरकीबें आती है मुझे, पर सबसे पहले सबको सच जानना होगा। मेरा नाम है रोमियो बुफे। लेडी कैथरीन ने मुझे राजकुमारी से मिलवाया। उन्होंने मुझे पैसे दिए ताकि मैं राजकुमारी का चेहरा मीडिया के सामने लेकर आऊं और उन्हें बर्बाद कर दूं। तुमने क्या किया? रोमियो ने फिर सबको बताया कि उसकी छोटी बहन बच्चों के अस्पताल में मरीज है और उसकी सर्जरी के लिए रोमियो को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, तो जब लेडी कैथरीन ने मुझे इसके लिए पैसे दिए तो मैं मना नहीं कर पाया। ये झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई सबूत नहीं है। आप मेरा फोन देख लीजिए, मेरे पास मैसेजेस हैं। महारानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने राजकुमारी का नाम बदनाम करने की कोशिश की, पर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने सच नहीं कहा तो। कैथी, क्यों? अचानक कैथरीन मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। क्योंकि ये ताज मेरा है। ये मेरे पिता को मिलना चाहिए था जब उनके भाई बीमार हुए, पर रानी साहिबा आपने इसे छीन लिया। जिंदगी भर मेरे पिता मुश्किल में जिए, जबकि राजा बनने के हकदार वो थे। तो इसीलिए तुम वापस आई थी ताज के लिए? और क्या? तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुमसे दोस्ती करने आई थी? ओह प्लीज, मैंने इस गधे को काम पर रखा ताकि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर सकूं और तुम्हारी माँ तुम्हें अपने आप ही सिंहासन से निकाल दे। मैं कामयाब भी हो जाती अगर ये बदतमीज बीच में ना आता। तुम्हें मार दूंगी मैं रानी बनने के बाद। जो कभी नहीं होगा। मैंने बहुत सुन लिया। ले जाओ इस लड़की को यहाँ से। और अगर मैंने तुम्हारी शक्ल महल के आसपास भी देखी ना कैथरीन, तो फिर कभी सूरज देख नहीं पाओगी तुम। कमरे में चुप्पी छा गई। कैथरीन चीख रही थी और उसे कमरे से बाहर ले जाया जा रहा था। मैंने दोबारा उसे फिर कभी नहीं देखा। फिर रानी उठी, शाही स्पीकर के हाथ से स्क्रोल उठाया और उसे फाड़ दिया। ये आप क्या कर रही है रानी साहिबा? ये तो संविधान की इकलौती कॉपी थी। रानी मैं हूँ, संविधान बनाना और तोड़ना मेरा काम है। सॉरी मैरिडा, मुझे लगा तुम्हें सुरक्षित करना ही सही होगा, पर कभी कभी माँ बाप भी गलत हो जाते हैं। मैं भी बहुत अच्छी बेटी नहीं थी मॉम। मैंने आपके लिए जिंदगी मुश्किल की जब आप मुझे सिर्फ सेफ रखना चाहती थी। वादा करती हूँ मैं सुधर जाऊंगी। मॉम और मैं गले लगे। फाइनली हमारी दोस्ती हुई। मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि भागकर मैंने रोमियो को भी गले लगा लिया। तुमने मुझे धोखा दिया, इसका गुस्सा है मुझे, पर मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस भी किया। हम फिर से शुरू कर सकते हैं? सबसे ज्यादा खुशी होगी मुझे। रोमियो और मैं ऑफिशियली डेट करने लग गए। उसकी बहन की सर्जरी कामयाब रही, जिसका पूरा पैसा महल ने दिया था। 2 साल के बाद मैं 21 साल की हो गई थी। रोमियो और मैंने शादी कर ली और मैं बना दी गई अगली रानी। घबराओ मत, मैंने किसी का सर नहीं काटा है अब तक।